तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम मुरली कार्तिक। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और थोड़ा सा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो चलते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है, बताइए बताइए, आप ही बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो ये चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं को, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह से प्रभाव पड़े। ठीक, किस तरह के प्रभाव पड़े। ठीक, इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। देखिए, ये जो धारणा है ना उनकी, सभ्य बनाना है देसी समाज को, यही काफ़ी सारे मतलब चीज़ें लाएगी भारत में। कि स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, मतलब यूरोप का कल्चर भारत में एंटर होगा, इसी एक धारणा की वजह से। ठीक है, और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। मतलब मूल्य मान्यताओं जैसे, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में बहुत सारे आडंबर थे पहले के समय में काफ़ी सारे थे। इस चीज़ में अंग्रेज़ों ने अच्छा काम करा। उनके टाइम पे महिलाओं की स्थिति ठीक हुई, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने अपने पीछे के लेक्चर्स में भी बताया है आपको। ठीक, रीति रिवाज कहीं ना कहीं इंसानों को घेरे हुए थे जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ठीक, तो इसके बारे में ये है। फिर इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। ठीक, तो जैसे आस्तिकवाद, नास्तिकवाद, वैसे एक भविष्य भाषाविद। ठीक, देखो, इसमें ना आस्तिकवाद और नास्तिकवाद का भी बड़ा मतलब एक तरह से फाइट चली है इस टाइम में। देखिए, आस्तिकवाद लोग थे जो कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास करते थे। उन्हें मानना था इन चीज़ों को बदलना नहीं चाहिए, जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो। पर जो नास्तिकवाद थे वो कहते थे हर चीज़ में साइंस ढूंढो, साइंस अगर कह रही है तो मानो, वरना मत मानो, नकार दो। ठीक, तो ये आपको देखना है आप किसकी तरफ है। तो आगे चलते हैं हम। भाषाविद, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी हो। मतलब ज़रूरी नहीं है आप हमेशा मतलब जानकारी हो, कई बार आप विद्यार्थी होते हैं, जैसे मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। क्योंकि भाषा को टीचर बनना बहुत समय लग जाता है, उसमें बहुत समय लग जाता है भाषा को अच्छे से सीखने में। पर हम सब क्या हैं, हम सभी इस समय क्या है, विद्यार्थी हैं भाषा के। आप में से कई लोग होंगे मतलब जिनकी इंग्लिश अच्छी होती होगी, किसी की हिंदी अच्छी होती होगी, पर अगर उनसे भी डीपली पूछ लिया जाए ना कि इसमें क्या आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसमें उलझ जाएंगे। तो भाषा का एक अच्छा ज्ञान होना काफ़ी टाइम लग जाता है उस चीज़ में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, तो ये हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक है, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ दे दूँ। इसमें आप ये जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने शिक्षा में क्या क्या करे, कौन कौन से मतलब परंपरा थी उनको बदला, कौन कौन से नियम लाए, कौन कौन से कॉलेज खोले, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने करी। ठीक, आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा में जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए।
इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचार पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक। प्राच्यवाद की परंपरा, ये आप इसे ये मान लीजिए, अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखिए, प्राच्यवाद की परंपरा। मतलब आपको टीचर हो ही नहीं सकता आपके नंबर काट ले। ठीक। तो चित्र 1 देख रहे हैं, इसमें कौन कौन है आपका, इसमें विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक। विलियम जोन्स ये हैं और ये इन्हें फारसी सिखा रहे हैं, कोई आदमी है। ठीक। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। ठीक। कब आए? विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता आए। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। तो किस पोस्ट पे थे? सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज। ठीक। पद पे तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, मतलब उन्हें भाषा सीखने का भी काफ़ी इच्छा थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीख रहे हैं इसमें। ठीक। अब अगले पेपर पे आते हैं हम। अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे, मतलब वो अरबी तो जानते ही थे और अब ये फ़ारसी सीख रहे थे। ठीक। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून दर्शन, धर्म, राजनीति और नैतिकता और अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। ठीक। इन सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया था। तो उसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। ठीक। हेनरी टॉम्स, कॉलब्रुक और नेथलियन हॉलडेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी, ठीक, इन्होंने किसकी स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया बंगाल के अंदर। ठीक। विलियम जोन्स ने। ठीक। इनका नाम विलियम जोन्स है पूरा। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। और कौन सी पत्रिका चालू करी उन्होंने? एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका। जोन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह के रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ, ठीक है, पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता था। अब ये क्या कर रहे हैं इस समय? ये हिंदू मुस्लिमों की मतलब विचार को समझने की कोशिश करें। अगर हमें किसी के भी विचार समझने हैं तो उसका हमें पास्ट देखना पड़ेगा। अगर जैसे आप चाहते हैं आपको किसी इंसान को समझना है तो आपको उसका पास्ट देखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आप उसका पास्ट नहीं जानेंगे तो आप उस इंसान को समझ ही नहीं सकते कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या चीज़ रही है, तो उस हिसाब से इंसान का बिहेवियर होता है। तो यही चीज़ ये कर रहे थे, इनका ध्यान गया इस पर। और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार
पैदा हो सकता था। अब जब आप उसको जानेंगे समझेंगे तभी तो आप उसके आगे के लिए कुछ कर सकते हैं, बिगड़ जाने थोड़ी कुछ कर सकते। ठीक, इस तरह जोन्स और बॉलबुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक, ठीक, भारतीय संस्कृति के अभिभावक मतलब और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। मतलब उन्हें इकट्ठा करना और उनको इकट्ठा करके एकत्र करना इसकी। ठीक, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिम ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक, तो दलील दी। काफ़ी सारे अंग्रेज क्या मानते थे कि मतलब कंपनी को क्या है, कंपनी को क्या है, पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान, किस कौन से ज्ञान पे, भारतीय जो भारत में ज्ञान चल रहा है उसी को प्रोत्साहन देना चाहिए। वो चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को यही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज, ठीक, तो अगले पन्ने पे आते हैं। अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता को दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। ठीक, ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी, कब 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। क्या खोला गया? मदरसा खोला गया। ठीक, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज, ठीक, क्या खोला गया? हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, कौन से ग्रंथों? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। ठीक, मतलब कुछ लोग इनके आलोचक भी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम पहले इस चित्र को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चित्र नंबर 3, इसमें वॉरेन हास्टिन का स्मारक रिचर्ड वेस्ट मार्कोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। ये जो है किसका है? ये वॉरेन हास्टिन का स्मारक है। वॉरेन हास्टिन की मूर्ति है ये जो है, ये वॉरेन हास्टिन है। ठीक, इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। ठीक, वो क्या है? विभिन्न भाषाएं सीखना चाहते थे भारतीयों से, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते। मतलब कई बार जो होते भाषा को वो सिर्फ बोली समझते कि बोली है और उनको क्या नाम देते थे? वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। ठीक,
अब हम जरा इन पे नज़र डाल लें। प्राच्यवादी क्या होते हैं, इसको जरा इन्होंने डिफाइन कर रखा है। एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। ठीक, तो क्या क्या बोल रखा है, जिसको एशिया की भाषा का, एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। जैसे एशिया में काफ़ी सारी बोलियां बोली जाती हैं, बंगाली, कन्नड़, ठीक, और तुम्हारी जो चाइना वाइना है ये भी एशिया में ही आ जाता है, नेपाली, भूटान में जो भी, मतलब कितनी बहुत सारी भाषाएं, इन सब का ज्ञान जो रखते थे और जो संस्कृत का ज्ञान ज्ञान रखते थे उनको रखते थे, कहते थे प्राच्यवादी। ठीक, मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता था। ठीक, मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, पढ़ाना जानता हो। ठीक, वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक, मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा, ठीक, में मदरसा कहा जाता था। मतलब जिस जगह पे सीखते हैं ना, उस स्थान को अरबी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, मदरसा कहा जाता है। ठीक, जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई अन्य संस्था हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, स्कूल, कॉलेज या कोई अन्य संस्था, उसे मदरसा कहा जा सकता है जहाँ पे भाषा सीखते हैं, सीखने के स्थान। ठीक, उसे मदरसा जो है, ये फारसी भाषा का, सॉरी फारसी कह रहा हूँ, अरबी भाषा का शब्द है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, इसका नाम है पूर्व की जघन्य गलतियाँ। मतलब पूर्व ने क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा में प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्व समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। ठीक, उनका कहना था पूर्व जो समाज का ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा हुआ है, अवैज्ञानिक है, मतलब रूढ़िवादी एक तरह से। अवैज्ञानिक को हम एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं। उनके मुताबिक पूर्व साहित्य अगंभीर और सतही था। मतलब पूर्वी साहित्य जो है, पूर्वी साहित्य वो अगंभीर है, मतलब गंभीर नहीं है, सही है, मतलब ठीक नहीं है। ठीक, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब इन भाषाओं पे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, संस्कृत वगैरह पे, अरबी वगैरह पे। ठीक है, ये चीज़। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। तो प्राच्यवादियों पर जो हमला करने वाले थे उनमें जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के ज़रिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। मतलब व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, उनकी पुरानी चीज़ों से उनसे मतलब उनका मानना था कि वो चीज़ बेकार है, उनको नहीं बताना चाहिए, छोड़ो जो भी है हो गया, इनको नई चीज़ें सिखाओ, काम की चीज़ें सिखाओ। ठीक, इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। ठीक, ये एक तरह से पश्चिम की तारीफ कर रहे हैं। मतलब भारतीय जो संस्कृति रही है उसको एक तरह से नीचा दिखाने की कह रहे हैं कि इसमें जो भी है, हालांकि त्रुटि है, ये तो मानते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते, काफ़ी गलतियां हैं, काफ़ी त्रुटियां हैं, पर हमें उसे सुधारने की बात करनी चाहिए, हमें उसे बदलने की बात करनी चाहिए। ठीक, जो गलतियां हैं उसे बदलो, ठीक करो, ऐसा थोड़ी है कि नया बंदा ला के बिठा दोगे। तो यही चीज़ है। ठीक, तो अगले पन्ने पे बढ़ते हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। ठीक, थॉमस
बेबिंगटन मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत और असभ्य देश मानते थे। वो भारत को क्या मानते थे? असभ्य देश मानते थे। देख लो ये इंसान क्या मानता था, भारत को सभ्य देश, ठीक, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। देख रहे हो उसकी क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है। ये कह रहा है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना बोल रहा है, एक खाना मतलब एक डब्बा, एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हालांकि ये बुजुर्ग चल बचे, अब तो नहीं है, जिंदा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि इनकी ऐसी बेकार सोच है, ठीक। तो ये इंसान है वो, ये कौन है? ये है थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष, जहाँ पे इंसान पढ़ रहे हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया, ठीक। जो हम देखते हैं ना, ये पद्धति जो है मैकाले नियम, मतलब मैकाले पद्धति देखते हैं, जो ये अंग्रेजी शिक्षा का भारत में विकास हुआ ना, अंग्रेजी को महत्व मिलने लगा, ये सब मैकाले की कारतूस है, इसी इंसान की कारतूस है, ठीक। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीय को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब ये कह रहे हैं हमारे यहाँ की जो वो हैं कृतियाँ वो सबसे श्रेष्ठतम, अपने आप ही कह रहे हैं, मतलब बिगर किसी से पूछे ना ताने, सब कुछ अपने आप कह दिया। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। मैंने कहा हमारे हमने जो विकास किया है, जो भी चीज़ें बनाई हैं, उससे अवगत हो पाएंगे अगर ये इंग्लिश सीखेंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता है। तो बदल ही रहा है। ये जो इस इंसान का जो पूरा नियम था, ये क्या था कि जो भी भारत की मूल चीज़ें हैं ना, उनको ख़त्म कर दो। अगर मैं आपका पास्ट मिटा दूं तो क्या आप जान पाएंगे आप कौन है? तो यही चीज़ है, इन्होंने ही हमारा पास्ट निकाला और उसे अपने हिसाब से दिखाया, ठीक। मैकाले ने मिंटस विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, ठीक। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी, ठीक। तो क्या हुआ, अब सब कुछ मतलब भारतीय संस्कृति से हटके क्या हो रहा है, अंग्रेजी संस्कृति की तरफ जा रहा है, ठीक। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ी किताबें आ रही हैं, अंग्रेज़ी शिक्षा आ रही है, तो ऐसे ही लोग इससे प्रभावित होंगे। हालांकि इसको बढ़ावा किसने दिया? ये जो मतलब एक तरह से जो ज़मीनों के मालिक थे ना, ठीक, जो एक तरह से कर वसूलते थे लोगों से, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा भारत का बेड़ा गर्क करा है। मतलब ये कहते हैं, अगर मैं इनसे कहूँ ना कुत्ता गुलामी, ये उससे भी गए गुजरे थे। इन्होंने ये रहते थे भारत में, पैसा खाते थे भारत का और गुलामी करते थे अंग्रेजों की। ये मैं आपको अंग्रेजों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये भारतीय लोग थे जो भारत के लोगों को ही खाते थे कुछ चंद रुपयों के चक्कर में। तो भारत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ भारत के अंदर रहने वाले जो थोड़े से अमीर वर्ग है ना, उसका था, ठीक।
और वही लोग बाहर जाके पढ़ सकते थे। कोई गरीब इंसान बाहर जाके पढ़ सकता है? आप खुद बताइए। आप इसी स्थिति में हैं कि आप यूएस या ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकें? तो यही चीज़ है, अमीर लोग ही पढ़ सकते थे और वही इस चीज़ का फ़ायदा उठाते और लोगों को पागल बनाते थे। ठीक है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षा, मतलब अब काम काज के लिए भी शिक्षा चाहिए। अब काम करोगे उसके लिए भी तो शिक्षा चाहिए। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड, अध्यक्ष कौन था वहाँ का? चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। ठीक, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापक और वाणिज्य में विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश आगे के पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है तो ये देखते हैं। पहले ये देख रहे थे श्रोतवन। ठीक, ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मकाले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी को स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ये किसकी बात है? ये थॉमस बेबिंगटन मकाले ने कही थी। ये भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 में कही कि मिंटस में। ठीक, ये उनकी सोच थी, हालांकि ऐसा था नहीं। अब स्रोत 2 देखते हैं। ये बोलेंगे यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 में वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रयास करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक, के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। जो पीछे वाली लाइन से वही है। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप की बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू करेंगे। हालांकि देखिए, ये जो इंसान है ना, ये जो भी जिसकी हम बात करें, बेबिंगटन मैकाले जो है, ये इंसान एक बिजनेसमैन माइंड से सोच रहा है। ये कह रहा है कि इनकी सभ्यता ख़त्म कर दो। ये ऑब्वियसली बात है, हमारी सभ्यता से आकर्षित होंगे, फिर हमारी जो फैक्ट्री है, हमारे यहाँ का जो सामान है, ये खरीदेंगे। जैसे आज आप देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोग कुर्ते पजामे बड़े पहनते थे, महिलाएं साड़ियाँ, सूट ये सब पहनती थी। आज के समय में महिलाएं भी जीन्स वगैरह पहनने लगी हैं। ये सब क्या है? और आजकल तो ऐसे थी जीन्स पहननी है फटी फटी, मतलब पहले के समय में वो जो भिखारी भी ना पहनता हो ऐसी जीन्स पहनती हैं और सोचते हैं कितनी बड़ी मॉडल लग रही है। देखिए, फैशन करना अच्छी चीज़ है, करिए, टाइम के हिसाब से करिए, पर फैशन के चक्कर में उल्टी सीधी हरकत करना ये चीज़ बेकार है। अब भारतीयों ने भी अपना कल्चर छोड़ दिया। अब आप देखिए, आपको सड़क पे चलते हुए बताइए कितने लोग आपको कुर्ता पजामा पहने हुए मिलेंगे? बहुत कम। हालांकि महिलाएं फिर भी साड़ी पहन लेती, पर ये जो पीढ़ी है, अब जो तुम्हारी वाली पीढ़ी है, ये जब बड़ी होगी, जब इनकी शादी वादी होगी,
तो ये बहुत ही कम होगा कि ये साड़ी सूट पहने, ये मोस्टली जीन्स टॉप इन सब में ही रहेंगी। तो एक तरह से इन्होंने उस समय इस बारे में सोचा था कि हम इनके मतलब पास्ट को टारगेट करते हैं, इनका प्रेजेंट अपने आप बदल जाएगा। तो यही होता है, ठीक। वुड के नीति पत्र से यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अंग्रेज लोग बड़े चोर इंसान हैं। ये तो यूके का जो म्यूज़ियम है वो आप देख सकते हैं, सब कुछ चोरी करा हुआ है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब चोर बाजार है ना, तो वही है। हालांकि बाजार नहीं है पर चोर चोर है वो इकट्ठे, ठीक। और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है, ठीक। अब आते हैं 1854 के नीति पत्र। तो 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया, ठीक। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया, ठीक, ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। मतलब मोस्टली सरकार का नियंत्रण आ सके सब जगहों पे। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय, इनकी शिक्षा को मतलब व्यवस्था एक तरह से विकसित करने के कदम उठाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए, ठीक। गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो देखिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको लिखना है इसके ऊपर। तो अब हम चित्र 5 देखते हैं। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक। 19वीं सदी का बम्बई विश्वविद्यालय, अच्छा बम्बई वही है जिसे मुंबई कहते हैं, नाम बदल दिया गया उसका, बम्बई से मुंबई कर दिया। अब आते हैं नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दी जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्राचकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये इन्होंने अपने आप मान लिया कि अगर उसका उत्थान होगा तो सिर्फ ईसाई शिक्षा से होगा और किसी से नहीं हो सकता, बाकी सब बेवकूफ़ बैठे हैं, ठीक। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्राचक गतिविधियों के विरुद्ध थी, ठीक। 1813 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी प्राचक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्राचकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में कंपनी संस्थाएं न खोले पाने की वजह से प्राचकों ने अंततः सोरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया। 1818 में एक कॉलेज खोला गया। तो सन 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, ठीक, जो एक तरह से प्रचार करते थे, ठीक। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा के प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। फिर क्या है, ब्रिटिश सरकार उसके थोड़ा विरुद्ध हो गई कि नहीं नहीं थोड़ा रुक के आराम से, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था काफ़ी तगड़ा, ठीक। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यता और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो ये चित्र 6 देखते हैं। यह स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सोरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी, ठीक।
ये चित्र 7 देखते हैं अब हम। यह कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज, ये सेरामपुर कॉलेज है उस समय। ठीक, तो अगले पन्ने पे चलते हैं हम, 7th। देखिए ये तो हमने बात कर लिया सारा यूरोप वाले ने क्या, यूरोप के लोग क्या सोच रहे थे। ठीक, अब हम बात करते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, क्योंकि अगर वो आएंगी तो इनका भी तो कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़ते थे। इनका क्या हुआ? ठीक, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो फिर इस पे एक विलियम एडम की रिपोर्ट आती है। ठीक, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार के 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। यह बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा, 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, बड़ी थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। ठीक, बच्चों की फीस जो थी वो निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। ठीक, छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, मतलब पाठशाला जो है वो अलग से नहीं बनाई जाती थी। जो भी उनका घर भर होता था उसी में। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ज़मीन पर बैठ के पढ़ाया जाता था। ठीक, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, सिर्फ मुंह से बताया जाता था। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। ठीक, मतलब अलग से कोई कक्षा लेनी है उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। बच्चों की हाजिरी लेने के कोई इंतज़ाम नहीं कि कौन आया नहीं आया। देखिए इसका मतलब आपको बच्चे की हाजिरी की जरूरत तब पड़ती है जब आप पे बच्चे काफ़ी हो। स्कूलों में क्यों हाजिरी होती है? क्योंकि बच्चे काफ़ी होते हैं, एक टीचर सबका ध्यान नहीं रख सकता। पर जब आपके पास बच्चे ही ये लगा लो 12-13 बच्चे हैं तो आप उनका ध्यान आराम से रख सकते हैं बगैर हाजिरी के भी। ठीक, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक, मतलब कोई पेपर नहीं होता था, पढ़ाते थे, और समय सारणी का कोई व्यवस्था नहीं थी, जब तक टीचर का दिल करा है पढ़ा रहा है। ठीक, कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक, बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। ठीक, अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थी एक साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि वह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षा बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज ठीक निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक, अगले पन्ने पे चलते हैं। अब बात करते हैं नई दिनचर्या, नए नियम। ठीक, 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया।
1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। उनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षा को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय शीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। मतलब इन्होंने नियम बनाए। सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, ठीक। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। मतलब जो इन नियमों पे चली उनको क्या हुआ, सरकारी अनुदान मिलने के, सरकारी सहायता मिलने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगी, ठीक। इन नए नियमों का दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। कई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, ठीक। अब पहले हम इनकी गतिविधियों के बारे में देख लेते हैं। पहली, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। अब बताएं कि सरकार द्वारा नियमित पाठशाला पर आपकी क्या राय है। देखिए, नियंत्रित पाठशाला, हालांकि अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपके लिए काफ़ी बेकार है। रियलिटी यही है। हालांकि आप अपने दिमाग से सोचें और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर चेक करूंगा आप सभी का आंसर, ठीक। दूसरा, क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति का कारण क्या है? देखिए, उस समय क्या था, इसमें कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको एक दो गिना देता हूँ। देखिए, एक तो उस समय क्या था कि बच्चों को बड़ा जल्दी मान लिया जाता था। मतलब 14-15 साल के बच्चों को काफ़ी बड़ा माना जाता था कि वो शादी के लायक है। अब जब वो शादी के लायक है, वो अपना घर गृहस्थी चलाएगा, बच्चे होंगे उसके खुद के, तो फिर वो स्कूल में आ सकता है। आप खुद सोचिए, अगर आप अभी सोचिए, अगर आप जैसे आपके पेरेंट्स स्कूल जा सकते हैं कि कमाएंगे वो आपके लिए, ठीक। तो ये चीज़ आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें आप अपना भी दिमाग लगाएं। तो चित्र 9 देखते हैं, अरविंद घोष है। अरविंदो घोष, ठीक। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त छात्रों का कोई हस्तकला की भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकेंगे। ठीक, ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी सोच है। मतलब ये कह रहे हैं अपने देश की सभ्यता से जुड़े रहिए, जो चीज़ चल रही है चलते रहिए, पर जो चीज़ नहीं है उसे मतलब अपनाने से मना भी मत कीजिए। अगर वो कोई चीज़ अच्छी कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित कीजिए, मानिए और उसे फॉलो भी कीजिए। ठीक, आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यसूची। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची पर ध्यान देते हैं अब हम। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रयास की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए, नेक्स्ट पन्ने पे चलते हैं, वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरह लोगों में से एक थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। हालांकि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं आपसे कहूँगा कि महात्मा गांधी खुद भारत और ब्रिटेन से पढ़ के आए हुए थे। ठीक, बैरिस्टर की इन्होंने डिग्री ली थी लॉ में। रविन्द्रनाथ टैगोर भी पढ़ के आए हुए थे बाहर से। ये दोनों ही काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि नॉर्मली बंदा नहीं जा सकता था। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को मतलब नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है गीतांजलि के लिए 1913 में। आप जब अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको पता लगेगा, हालांकि मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक, महात्मा गांधी को ब्रिटेन का एक पुरस्कार मिल गया था, मुझे आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा है उसका। तो इन्होंने 1919 में वो लौटा दिया था, जब मतलब जलियांवाला कांड हुआ था उसके संदर्भ में, कि आपने बहुत गलत करा है। ठीक, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ये भी एक उपाधि थी। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को दोनों को मिली थी नाइटहुड की उपाधि, तो दोनों ने लौटा दी थी 1919 में। किसके विरोध में? वो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके चक्कर में। ठीक, आइए देखिए कि उनका क्या कहना था। ठीक, अब देखते हैं इनका कहना क्या था। अंग्रेजी शिक्षा में हम गुलाम बना दिया गया है। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया गया है। महात्मा गांधी का कहना था कि वो औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। उन्होंने कहा उनकी जो वो शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा, उसमें विष भरा है, ये पापूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों का पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी ने दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। ठीक, अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। क्योंकि आप यार पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है, मान के चलिए। अब आप कुछ बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाके इंग्लिश पढ़ने लगते हैं। जैसे आप देखते हैं, आप जहाँ जिस एरिया में रहते हैं मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं। अब उसमें कुछ एक फैमिली हो जो अंग्रेजी बोले, वो बिल्कुल कटी कटी रहेगी।
दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो अपने आप को सुपीरियर समझ ले या फिर वो अपने आप को डल समझ ले, पर ऐसा नहीं होने। जब आपका नींव हिंदी से जुड़ी हुई है तो आप अंग्रेजी की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहे? ये तो बेवकूफ़ी वाला काम है ना। आपको लैंग्वेज सीखनी है, सीखिए, सीखने में दिक्कत नहीं है, सीखिए। जैसे अंग्रेजों ने सीखी हिंदी, सीखी हिंदी, ठीक, अरबी सीखी, फारसी सीखी, पर क्या उन्होंने अंग्रेजी छोड़ दी? नहीं, उन्होंने चीज़ें सारी अपनी अंग्रेजी में करी। पर भारतीय लोगों ने उनकी चीज़ें सीखी और अपनी छोड़ दी। तो यही फ़र्क है, ठीक। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। ये ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे, ठीक। ये चित्र देख रहे हैं आप 10, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं, ठीक। ये महात्मा गांधी, ये कस्तूरबा गांधी जी और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक। तो अब हम अगले पन्ने पे चलते हैं, पेज नंबर 10। हालांकि आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। अब श्लोक 3 देखते हैं। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। आप कितने ही साक्षर हों, पर आपको मूल चीज़ें नहीं पता, मतलब आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आप एक तरह से शिक्षित नहीं माने जाएंगे, आप में शिक्षा की कमी मानी जाएगी। जैसे कई लोग हैं आज के समय पढ़ लेते हैं, शिक्षित बन जाते हैं, पर जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो क्या वो शिक्षित हैं? असलियत में नहीं है, ठीक। तो महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना में श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआती है, तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचना पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए, ठीक। द क्लैडिकिट वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 72, पृष्ठ 79, ठीक। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो, ठीक। टैगोर का शांति निकेतन, ठीक, टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा कि क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर का ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने
के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें। ठीक। तो ये जो चित्र आपका 11 है, चित्र नंबर 11, इस शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, 1930 का दशक है। ठीक। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है, इस टाइप का। अगले पन्ने पे चलते हैं, ये आपका लास्ट पेज है, फिर पेपर आपका ये चैप्टर खत्म है। जहाँ वह मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वह अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। ठीक। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। ठीक। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। देखिए, बच्चे को जितना आप खोलेंगे वो उसका उतना विकास होगा। ठीक। हालांकि हमारे पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी बहुत अच्छी थी, जैसे तक्षशिला, ठीक, जो इस समय पाकिस्तान में और बिहार में देख लीजिए। ठीक। तो ये सब जो है ये बौद्ध शिक्षाओं के बारे में जानकारी देते हैं। बौद्ध, इनमें पाली भाषा, संस्कृत भाषा, ऐसे ऐसे करके। हालांकि धीरे धीरे इसमें जो हिंदुज़्म जो हुआ उसने बौद्ध धर्म पर कब्जा करते रहे, धीरे धीरे बौद्ध मूर्तियों को भगवान बनाते गए। हालांकि ऐसा नहीं था, पहले सब बौद्ध थे, जैन थे। हिंदू धर्म काफ़ी बाद में आए, मध्य एशिया से आए, अलग टॉपिक हो जाएगा, हम इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिम सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का समीक्षण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय कर सके कि सच्चे अर्थों में राष्ट्र क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ये चित्र आपका 12 है। कोयम्बटूर में एक प्राचार्य स्कूल में खेल रहे बच्चे, 20वीं सदी का प्रारंभ। ठीक। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मेरा आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म है। हाँ, यहीं पे ख़त्म है। तो आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से हो जाएंगे। आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी तो आप इन सब क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आप इसको 1-2 बार देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे आपके स्कूल के ग्रुप होते हैं ना, उसमें भी भेज दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ना काफ़ी भारी होता है। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, साथ में समझा भी रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर आप चाहें कि मैं बस आपको समझा दूँ इसमें दे क्या रखा है, तो फिर आपको थोड़ा चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा कि हमने चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा, ये चीज़ रहेगी। पर मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया, समझाया। ठीक। तो आप इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनका भी आप भला चाहते हैं। खैर, बुरा आप किसी का मत चाहिए।
ठीक, तो मेरा नाम मुरली कार्तिक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।